Hello students, welcome to my 13th lecture. Today I am discussing the AC bridge again. इसके पहले जैसा भी 12 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था AC ब्रिज पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ AC ब्रिज और AC ब्रिज के थ्रू इंडक्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं वो डिस्कस किया था। यहाँ पे हम AC ब्रिज के थ्रू कैपेसिटेंस को कैसे मेज़र करते हैं उसको डिस्कस करेंगे अपने ये इस लेक्चर में। यहाँ पे आज हम टॉपिक कवर करेंगे कि हम जब भी कोई कैपेसिटेंस मेज़र करते हैं तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आप कहेंगे कि वहाँ तो नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे इसलिए बताना ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि कैपेसिटेंस मेजरमेंट इज़ डिफ़िकल्ट इन कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस लॉस को कम करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम कैपेसिटेंस में एक जनरल कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम कैपेसिटेंस AC ब्रिज के थ्रू जो कैपेसिटेंस को मेज़र करते हैं, जो भी उसके मेथड्स हैं, जनरली वी कंसिडर 3 मेथड्स, उनको हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट आप जैसा देख रहे हैं, ब्रिज आर यूज टू मेक द प्रिसाइज मेजरमेंट। जैसे पहले ही कहा था कि अननोन कैपेसिटेंस को हमें मेजरमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो लॉसेज होते हैं, क्योंकि वी आर यूजिंग द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑल्सो, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे लॉस ज़्यादा होता है। तो लॉस होने की वजह से क्या होता है कि वी कैन कंसिडर द वी नॉट यूज जनरली प्रेफर द हाई वैल्यू कैपेसिटर और यू कैन से द आइडियल कैपेसिटर्स। लेकिन ये कितना भी आइडियल कैपेसिटर हो, बट दे आर द सम बनाते तो हम उसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से हैं, तो जो दो कंडक्टिव प्लेट इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ लॉस होता है। आइडियली वी कैन यूज़ द आइडियल, बट वो प्रैक्टिकली आइडियल नहीं होता है। थ्योरेटिकल वी कैन से द आइडियल कैपेसिटर। तो इन द प्रैक्टिकल केस द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विल हैव सम पावर लॉसेस। बार बार आपसे कह रहे हैं, स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें आती है, क्योंकि वहाँ पे पावर लॉस ज़्यादा होती है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कंडीशंस। वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स और आल्सो ड्यू टू द डाइपोल बहुत से फिनोमिना है। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। तो आइडियल कैपेसिटी वी हैड नॉट हैव एनी लॉस। होना ये चाहिए कि जब भी हमारा कोई कैपेसिटी, तो हमारा कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन वी हैव सम लॉस एसोसिएटेड विथ इट्स। होते ही होते हैं, कितना भी आप कह लीजिए कि आइडियल कंडीशन है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर होती है वो डेसिपेटेड होती है ऑल द रियल कैपेसिटर। हीट लॉस इनसाइड द इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। दिस लॉस इज इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट बाय द सीरीज रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉल्ड द इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। ये जो हमारा है ESR, ये हमारा इसके साथ में तो गुड कैपेसिटर होता है। जनरली जो अच्छे कैपेसिटर होते हैं उसमें आपकी जो ESR की वैल्यू होती है वो कम होती है। ठीक है, क्या है इसका नाम? ESR, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। हमारा जो है इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा हमारा कैपेसिटर होता है। अगर आप देखेंगे तो जनरली जो हमारा कैपेसिटर होता है और वो हमारा ये सिंबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम ESR को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिएगा ये हमारा आइडियल है, उसके साथ में हमारा क्या लगा हुआ है? ESR लगा हुआ है। तो जो पुअर कैपेसिटर हमारा अगर बहुत, जहाँ पे ESR ज़्यादा होगा, अगर ये हमारा ज़्यादा है तो कैपेसिटर हमारा अच्छा नहीं होगा। आइडियल केस लेना है तो वी कैन ट्राई द वैल्यू, मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ ESR। इक्विवेलेंट आपका सीरीज रेजिस्टेंस, उसको हम अब इसलिए अलग से बनाए, ये सब जानते हैं, दिस इज़ द रियल, बट आइडियल में वी कैन कंसिडर द ESR। ये हमारा जो प्रॉब्लम करता है, जो लॉसेस हमारे होते हैं, उसको हम यहाँ पे ESR वैल्यू को, अगर हमें एक आइडियल कैपेसिटर चाहिए मेजरमेंट करने के लिए या उसको स्टैंडर्ड बना के, देखिए मेजरमेंट में तो आपको फिर भी पता है कि ये एरर है, लेकिन अगर हम एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करें तो हमारा ESR उसका बहुत कम होना चाहिए। तो ये हम इसमें यूज़ करते हैं। फिर अब बहुत से और भी पैरामीटर हैं, सिर्फ ESR नहीं है। तो जो हमारे क्वालिफाइंग पैरामीटर आप देख रहे हैं, तो वी आर कंसिडर द डिसिपेशन फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर। इसके पहले जो हमने आपको इंडक्टेंस बेस बताया था उसमें भी हमने कहा था जहाँ पे हम कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं वी कैन कंसिडर द Q फैक्टर। तो Q फैक्टर भी हमारा बहुत है, तो वी कैन, और हमारे ESR के अलावा जो होता है वो होता है डिसिपेशन फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर एंड लॉस टेंजेंट। ये हमारे क्या होते हैं, नॉट ओनली दिस पैरामीटर। ऑपरेशन कैपेसिटी रेडियो फ्रिक्वेंसी जब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम करते हैं, तो बट ESR एंड जो हमारा है और DF है, डिसिपेशन फैक्टर, और जो हमारा आपका सीरीज रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस हमारा जो है, ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द कैपेसिटर ऑपरेटिंग द पावर सप्लाई। जब हम पावर सप्लाई में कैपेसिटर यूज़ करते हैं, वेयर द लार्ज डिसिपेशन फैक्टर विल रिजल्ट इन द लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। क्योंकि देखिए स्मॉल स्केल में यूज़ करेंगे तो जहाँ पे पावर सप्लाई नहीं ज़्यादा है या मिली वोल्ट है, तो वहाँ पे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पे कैपेसिटर हायर रेंज के लगाते हैं, जैसे अगर आप छोटा सा एग्जांपल है, सबके घर में AC में जो कैपेसिटर लगता है और जो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैपेसिटर लगता है उसको देखिए आप,
तो जो उसका जो अगर पावर डेसिपेशन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपके सर्किट में उतना नहीं पड़ेगा। आप अगर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो बहुत ही छोटा है, लेकिन आप अगर आप देखेंगे किसी में अगर कभी देखा होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कैपेसिटर का आपके एसी में भी। तो हम उस बात की बात कर रहे हैं कि वी आर यूजिंग द पावर कैपेसिटर, जो हम पावर सप्लाई के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर डिसिपेशन फैक्टर हमारा नहीं होता है सही तो हमारा जो पावर है बहुत सी ज़्यादा वेस्ट जाती है। तो कैपेसिटर विद हाई वैल्यूज ऑफ ESR विल नीड टू डिसिपेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जितना ESR ज़्यादा होगा उतना हमारा कैपेसिटर हीट ज़्यादा गर्म होगा, हीट ज़्यादा उस डिसिपेट करेगा। तो हम वी कैन प्रेफर लेस ESR, लेकिन वो हो नहीं पाता है। वी कैन कंसीडर कि हम मान के चलते हैं कि हम लेके चल रहे हैं, बट वो रहता है हमेशा उसमें। तो वी कैन यूजिंग द प्रॉपर सर्किट डिज़ाइन, तो हम टेक केयर करते हैं, हमें मान के चलना है कितने हमारा इसमें हीट जनरेशन होगा, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा केयर करते हैं। तो डेसिपेशन फैक्टर जो हमारा है ड्यू टू नॉन आइडियल कैपेसिटी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टिव पावर। जो हमारा आपका जो है द ESR टू रिएक्टिव पावर द कैपेसिटर, जो हमारा the ratio of the resistive power loss in the ESR to the reactive power of the oscillator in the capacitor. तो I square R is equal to I square XC, R is equal to 1 upon omega C। तो ये हमारा क्या है, दैट इज योर डिसिपेशन फैक्टर। ओमेगा से बता क्यों रहे, अभी आगे आप देखेंगे कि जब हम इसका दूसरा डायग्राम भी निकाल टेंजेंट भी निकालें तो वो भी वैल्यू इतनी आती है, हीट उसमें भी उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है जितनी कि हम DF में ले रहे हैं, डिसिपेशन फैक्टर में ले रहे हैं। तो व्हेन रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट पैरामीटर्स एज फेजर ए कैपेसिटर, डिसिपेशन फैक्टर इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द कैपेसिटर इम्पीडेंस फेजर एंड द नेगेटिव एक्सिस शोन। अभी आपको दिखाएंगे कि हम जैसे यहाँ पे हम जिसका फेजर आपका लिया हुआ है DF का, अगर हम टेंजेंट का लेंगे तो भी हमारा उसमें जो वैल्यू जो है उतनी ही आएगी जितनी कि हमारी डिसिपेशन फैक्टर में आई है। आप यहाँ पे देखिए, तो पैरामीटर नोन टेंजेंट के लिए ले रहे हैं R/XC 1/। अब आप देखिए यहाँ पे ये वैल्यू, इसके पहले जाइए, और ये वैल्यू, ये DF है और वो हमारा टेंजेंट है। इसके बाद देखेंगे तो क्या है, जो हमने आपसे कहा था ना कि ये जो हमारा है लॉस एंड रियल कैपेसिटर आल्सो डिफाइन एज द वोल्ट, ये हमारा दोनों टेंजेंट लॉस है और वो जो डिसिपेशन फैक्टर वो हमारा क्या है, देखिए आप इक्वल हो रहा है। तो लॉस टेंजेंट और रियल कैपेसिटर आल्सो डिफाइन एज द, वो हमने उसके वोल्टेज एंगल में भी आप देखेंगे VR/VC, तो VR/VC IR IXC, ये भी हमारा क्या है, सेम है। तो जो एक्सप्रेशन आप चाहे वो DF हो चाहे लॉस टेंजेंट हो आर द सेम, कोई भी हो तो वो हमारा क्या रहता है, नॉर्मली द डिसिपेशन फैक्टर यूज एट द लोअर फ्रिक्वेंसी, तो लॉस टेंजेंट है वो हमारा क्या होता है, हायर फ्रिक्वेंसी। बस ये डिफरेंस है कि हम लेते हैं, लेकिन हमारी डिसिपेशन फैक्टर जो वैल्यूज़ है वो सेम है। तो लॉस जो हमारा है वो रहता ही रहता है, चाहे वो हायर फ्रिक्वेंसी पे लें चाहे हम लोअर फ्रिक्वेंसी से लें। तो ये हम आपको इसलिए बताया। तो परफॉर्मेंस ऑफ द रियल, अब हम कैसे उसको मेजर करेंगे, अदर पैरामीटर हम इसके पहले भी डिस्कस किया। वी कैन क्वालिटी फैक्टर और यू कैन से द Q फैक्टर। जो कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड द डिसिपेटेड पर साइकिल। तो ये हमारा Q इज इक्वल टू I स्क्वायर XC I स्क्वायर R, तो XC/R। इट कैन दस द रिड्यूस द Q क्वालिटी फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी रिएक्टेंस टू द ESR, ठीक है। तो वी कैन कंसिडर द 1/10 1/DF 1/ωc इज इक्वल टू Q फैक्टर। तो हाई क्वालिटी कैपेसिटर, हाई क्वालिटी फैक्टर विल दस हैव लो वैल्यू ऑफ डिसिपेशन फैक्टर एंड लॉस टेंजेंट। तो हमें क्या है बता इसलिए रहे हैं क्योंकि जब भी हम कैपेसिटर कहीं पे मेजर करते हैं या कहीं पे लगा होता है तो हमारा वहाँ पे Q फैक्टर जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो इसको अगर हम आप देख रहे हैं, इसको कंसीडर करने के लिए हमने यहाँ पे पूरा ये सारी चीज़ें वैल्यू निकाली। हाई क्वालिटी कैपेसिटर, हाई क्वालिटी फैक्टर विल दस हैव लो वैल्यू ऑफ, अगर आपका क्वालिटी फैक्टर उसका ज़्यादा होगा तो आपका जो DF है, ESR है, जो लॉस टेंजेंट है, उनकी वैल्यू कम होगी। इसीलिए इतना पूरा हमने ये कैलकुलेशन बताया है एट द टाइम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटेंस। इसके पहले जनरल इंडक्टेंस में, रेजिस्टेंस में कोई भी अलग से बताने, क्योंकि हमारा ये जो पावर लॉस है वो होता ही होता है विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन कैपेसिटर का है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बनता है, तो उसकी वजह से हमारा हीट लॉस होता ही है। उसको कम करने के लिए हमने क्या किया है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो ये हमारे मेजरमेंट कैपेसिटेंस जब ब्रिज मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द AC ब्रिज, क्योंकि तो हमारे 3 हैं, डी सॉटी, शेयरिंग एंड वेन ब्रिज। आप देखेंगे सभी का हमने एक एक नाम लिखा है, लेकिन सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। डी सॉटी ब्रिज जनरल पर्पज़ है, जनरल पर्पज़ को भी इंक्रीज किया गया है। शेयरिंग ब्रिज भी आपका लो वैल्यू के मेजरमेंट के लिए है, हाई वैल्यू मेजरमेंट के लिए। हम यहाँ एक ही डिस्कस करेंगे आपसे, दोनों नहीं डिस्कस कर पाएंगे।
तो डी सॉटी ब्रिज पहले बात समझ लीजिए, डी सॉटी ब्रिज वी आर यूजिंग फॉर द जनरल पर्पज़ एज वेल एज हमारा हायर स्केल, क्योंकि जनरल पर्पज़ में लॉस बहुत होते हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो टेंजेंट लॉस हो, चाहे आपका डिसिपेशन फैक्टर लॉस हो, वो लॉस को कम करने के लिए फिर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं ब्रिज में अलग अलग आर्म्स पे अलग अलग कंपोनेंट लगा के। शेयरिंग ब्रिज भी हमारा क्या है, लो वैल्यू के लिए मेजर करते हैं और हाई वैल्यू कैपेसिटेंस के लिए भी मेजर करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन डिफरेंस होता है, यहाँ पे हम आपको जनरल पर्पस ही बताएंगे। वेन ब्रिज जो हमारा है वो एक्चुअल में जो होता है वो फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल के लिए भी यूज़ हो रहा है, लेकिन हम वेन ब्रिज से हाई वैल्यू का कैपेसिटेंस भी मेजरमेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने उसको कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने के लिए एसी ब्रिज के उसमें कंसिडरेशन किया है। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी कंसीडर द डी सॉटी ब्रिज, जैसा इसका नाम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वी कैन कंसीडर द अननोन कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ द नॉन स्टैंडर्ड कैपेसिटर। जो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द जनरल पर्पस कि हमारे पास एक C1 है, C2 है, यहाँ पे डायरेक्ट R1 है, R2 वेरिएबल है, R4 हमारा। तो यहाँ पे भी हम वही क्या कर रहे हैं कि C1 इज़ द ब्रांच ए बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड। तो ये हमारा क्या है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, दिस इज़ द अननोन क्वांटिटी और यू कैन से द ऑन टेस्ट कैपेसिटेंस। और ये हमारा क्या है, C2 जो हमारा है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये AC पे लगा हुआ है, AB पे लगा हुआ है। जो द ब्रिज कैन बी बैलेंस बाई द नॉन इंडक्टिव रजिस्टर, जो हमारे नॉन इंडक्टिव रजिस्टर्स हैं R2 और आपके R3 और R4, ये जो इंडक्टेंस पे था वैसे ही वहाँ पे है, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे निकाल लिया। वहाँ पे भी हमने डायरेक्ट वैल्यू दी थी, यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट वैल्यू ही बता रहे हैं। तो अंडर द बैलेंस कंडीशन जब हमारा V1 इज इक्वल टू V2 और V3 इज इक्वल टू V4, क्योंकि वी मेंशन यार V1 V2 V3 वेयर वी मेंशन E1 E2 E3 और यू कैन से द इम्पीडेंस फॉर Z1 Z2 Z3, जैसा भी आप मेजर करेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू ई करके वी करिए, लेकिन वो हमारी बैलेंस कंडीशन जब बैलेंस कंडीशन में होगी तो I1 अपॉन J ओमेगा C1 दिस वन, ये इक्वेशन 1 2 3 4 इस तरह से ही हम लेते हैं, या दिस वन इज़ 3 दिस इज़ 4, ये आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ फिक्स रूल, बट हम यहाँ पे कंसीडर करें चाहे वो इंडक्टेंस ब्रिज हो चाहे हमारा कैपेसिटेंस ब्रिज हो, हमने ये आर्म्स को यहाँ पे कंसीडर किया। तो डिटेक्टर नोट बी एन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जब आप देख रहे हैं बैलेंस कंडीशन है V1 इज इक्वल टू V2 एंड V3 इज इक्वल टू V4। तो I J ओमेगा C1 दिस वन इज इक्वल टू R3, ठीक है R3, फिर है 1 अपॉन J ओमेगा C2 R4। तो वी कैन कंसीडर एज द, जब हम C की वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज योर C1 इज इक्वल टू C2 R4 R3। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, जितना सिंपलिसिटी आपको दिख रही है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हाउएवर दिस एडवांटेज बहुत है कि ये सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट आपको वैल्यूज करनी है। लेकिन मेजरमेंट जब कैपेसिटेंस का करते हैं तो यहाँ पे जो ये आपको डाइइलेक्ट्रिक लॉसेज जो बार बार आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए पहले इतना हमने किया हुआ है, तो वी कैन, क्योंकि हम कैपेसिटेंस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक, और भी एक नहीं दो, वी आर यूजिंग C1 और वी हमको मान के चलते हैं कि C2 हमारा बेटर है, लेकिन उसमें भी डाइइलेक्ट्रिक लॉसेज रहते हैं। सिंपल मेथड होता है डिसॉर्टी मेथड जो हमारा होता है, डिसॉर्टी ब्रिज मेथड, सीधे हमने लगाया एक नॉन कैपेसिटेंस को लिया, एक स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस से हमने उसको कंपेयर किया और बैलेंस कंडीशन पे हमने जो वैल्यू निकाली वो हमारी C1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब फेजर डायग्राम भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर V1 V2 आपका है और इधर V1 V2 V3 V4, तो वी कैन कंसीडर V2 V4 हमारा एक ही उस पर वैल्यू कर रहा है, ये एक फेस पे आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं I1 I2 भी सेम फेस पे है, ये सेम पे ही आ रहा है हमारा, और जो V1 V2 है वो हमारा 90 डिग्री एंगल पे आ रहा है। क्यों 90 डिग्री पे क्यों आ रहा है, वी कैन कंसीडर द कैपेसिटेंस, तो ये 90 डिग्री पे आएगा, लेकिन जो हमारा फेजर का समेशन होता है वो वही होता है जो हमारी सप्लाई वोल्टेज होती है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ, तो वो समेशन हमारा ये यही मिलेगा। तो ये सेम फेस पे जा रहे हैं, ये हमारे 90 डिग्री पे आके V1 V2 हमारे, तो ये दोनों हमारी, क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी ये अलग है ये अलग है, तो ये हमारी एक एक्सेस पे एक सेम फेस पे कर रही है और ये हमारी सेम फेस, ये हमारा फेसर डायग्राम है जो कि हमारा सिर्फ इन आपके AC ब्रिजेस में होता है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हर ब्रिज में मिलेगा आपको, ज़रूरी नहीं कि आप इसे कैलकुलेट करिए, आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, अगर पूछा जाएगा तभी बताइए, अदरवाइज बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है। फेजर जनरली लिखा रहता है एक्सप्लेन विद दिस फेजर डायग्राम, तब आप फेजर डायग्राम बनाइए। सर्किट में अगर आप ये करंट और वोल्टेज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपका फेजर डायग्राम बन जाएगा। अगर आप सिर्फ वैल्यूज़ रखेंगे 4 आर्म्स के तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप देख रहे हैं AC ब्रिज में हमने वोल्टेज और करंट की वैल्यू को भी मार्क किया हुआ है इंस्टेड ऑफ DC ब्रिज में हमने इसको मार्किंग नहीं की थी।
मॉडी जैसे आपसे पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो डिसऑर्डर ब्रिज है नॉर्मल, उसमें हमारा जो पावर लॉस डिसिपेशन फैक्टर जो है उसका आपका बहुत ज़्यादा होता है कैपेसिटर के थ्रू। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमने, आपने देखा यहाँ पे आर्म में कैपेसिटर्स के साथ में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस लगा दिया। थोड़ा सा आप देखेंगे ये C1 है, आप याद करिए, वहाँ पे ये C2 था, तो बाकी सब सेम है, मैंने कोई चेंज नहीं किया। उस C1 C2 क्योंकि इतना आइडियल कंडीशन नहीं हम ला सकते हैं उसमें। C1 C2 कितना भी कहिए उसमें लॉस, हम ये कहें कि हमारा जो C2 है वो 100% आइडियल है और C1 हमें मेजर करना है, उसकी भी वैल्यू हमारी एग्जैक्ट आ रही है, तो वो नहीं हो सकती, उसमें लॉस है जो रहेगा ही रहेगा। उस लॉस को कम करने के लिए हमने क्या किया, उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये उसका जो लॉस है, स्मॉल R1 देख रहे हैं, स्मॉल R2 देख रहे हैं, ये उसके जो हम मान के चलने के इसमें ये लॉस है रेजिस्टेंस, तो उसको हमने सीरीज़ में एक हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया दोनों आर्म्स में। तो उससे भी हमारा क्या हो रहा है कि कनेक्टर जब एक्सटर्नली सीरीज़ में लगा रहे हैं स्पेटलू, तो ये ब्रिज कैन बी बैलेंस, जब बैलेंस कंडीशन होती है तो आप देख रहे हैं R1 + R1 1/j⍵c R3 = R2 + R2, ये क्या हमारे हैं, ये हमने उसके साथ में रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं यहाँ पे R1 एंड ये R2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो R2 तो R1 R4 पर R1 R4 = -j⍵c R2 R3 प्लस ये हमारी जो कंडीशंस आती है, फिर हमारा जो C1 C2 आ जाएगा, वो फाइनली हमारा जो हो जाएगा R2 + R2 R1 + R2 = R4/R3। तो जो लास्ट में हमारा मिलेगा C1 = C2R। यही हमने पहले भी निकाली थी डिसऑर्डर में, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, उस जो हमारा लॉस था उसको हमने यहाँ पे मिनिमाइज़ किया विद द हेल्प ऑफ द दो रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिए हैं। कहाँ पे, आर्म AB में और आर्म आपके AC में, जहाँ पे स्टैंडर्ड हमारा कैपेसिटेंस लगा हुआ था और जहाँ पे हमें जो कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी वो यहाँ पे हमने इस तरह कैलकुलेट कर दिया। तो जो हमारा अन कैपेसिटेंस अब आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल फैक्टर फॉर द अननोन कैपेसिटेंस, कहने को हमने हटा दिया। तो वी कैन कंसिडर द D1 = 10 टेंजेंट थीटा R1 ये हमने कैलकुलेट करके बता रहे हैं आपको यहाँ पे, एंड D2 जो दोनों हमारी आंसर्स में C1 C2 निकालेंगे तो वी कैन कंसीडर द C2 R2 ω_C1 R1 ω_C1 R2 - C2 R2। तो जो डेसिपेशन फैक्टर हमारा है वो CR - CR। तो दिस डेसिपेशन फैक्टर फॉर द वन कैपेसिटर कैन बी एस्टिमेटेड, इस डेसिपेशन फैक्टर फॉर द अदर कैपेसिटर इज नोन। तो हमें ये पता रहता है कि हम इतना लॉस के साथ इसमें मेजरमेंट कर रहे हैं जब निकालते हैं, किस कंडीशन में, मॉडिफाइड डिसऑर्डर। तो मॉडिफिकेशन क्या है इसमें, जब मॉडिफाइड पूछा तभी आप मॉडिफाइड बताइए, अदरवाइज आप जस्ट कैन राइट द डिसऑर्डर ब्रिज। मॉडिफाइड अगर पूछेंगे तो स्पेशल लिखा होगा कि एक्सप्लेन द मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड में आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारी जो आर्म है, जो अननोन आर्म है, जो स्टैंडर्ड आर्म है, उसके बीच में हमें एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देना विद द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि हमारा लीकेज रेजिस्टेंस R1 स्मॉल R2। नेक्स्ट हमारा था शेयरिंग ब्रिज। अब ये भी हमारा, आप कहेंगे ये इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है शेयरिंग ब्रिज। कैपेसिटेंस मेजरमेंट कर, इसमें भी आपके लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस और हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने के लिए शेयरिंग ब्रिज यूज़ करता। यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको हमने जो यूज़ किया है ये हमारा लो वैल्यू के लिए है, लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने अलग से नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम ये जो पावर सप्लाई है इसकी जगह पे अगर हम हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाई वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए शेयरिंग हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है यहाँ पे। अगर वी कैन कंसीडर द ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम नाउ वी कैन कंसीडर एज द जस्ट शेयरिंग ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। तो शेयरिंग ब्रिज आर मोस्ट पॉपुलर, जैसे ही कहते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। आप कहेंगे इंडस्ट्री में कैपेसिटी, यस, ऑल द पावर सप्लाई सेक्टर्स, जितना भी हमारा पावर यूनिट्स होती हैं वहाँ पे वी आर यूजिंग द कैपेसिटेंस। वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा, देखिए स्मॉल आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी हम कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे हमारा लैपटॉप हो, चाहे हमारी टीवी हो, लेकिन वो वी आर कंसिडर एज अ लो वैल्यूज़। हम बात कब कर रहे हैं, जब हाई वैल्यूज़ आ रही है। आप, मैंने इसलिए आपको एक AC का एग्जांपल दिया था कि आप किसी सर्किट का कैपेसिटर देखिए और AC का कैपेसिटर देखिए, तब आप उसकी वेथ समझ में आएगी कि मेजरमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो वहाँ उस समय की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है, तो यहाँ पे लॉस को हम कोशिश करते हैं, जो हमारा लॉस होते ही है कैपेसिटेंस की वजह से जो लॉसेज है उसको हमें मिनिमाइज़ करना है। तो धीरे धीरे करके जो हम करते हैं वो हम आगे की जब ब्रिज में बढ़ते जा रहे हैं तो वो हमारा क्या हुआ, धीरे धीरे उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। बस यही हमारा है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं द अननोन कैपेसिटर्स इन विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस R1 शेयरिंग ब्रिज में। फिर प्लेस ऑन द आर में बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड लॉसलेस कैपेसिटर। लॉसलेस हम कह रहे हैं, वी आर कंसिडर कि लॉसलेस,
बट सबको पता है कि लॉसलेस नहीं होता है, मिनिमम होता है, वी कैन मिनिमाइज एज पॉसिबल एज। लेकिन लॉसलेस वी आर यूजिंग द theoretically we can say the lossless, but practically this is some error. Capacitor, the arm AC C2 is either और एयर और गैस कैपेसिटर। देखिए अगर हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट करना है, चाहे वो आपका शॉर्टी ब्रिज हो, डिसऑर्टी ब्रिज हो या शेयरिंग ब्रिज हो या मॉडिफाइड, अगर हमें चाहिए तो एक ही कंडीशन में मिलेगा जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होगा, अगर हम वहाँ पे एयर कैपेसिटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हमने ये किया है एयर और गैस का। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही नहीं यूज़ करेंगे तो फिर हमारा लॉस होने के चांसेस नहीं आएंगे। तो हर वक्त हम ये चीज़ नहीं यूज़ कर सकते कि वी कैन यूज़ द एयर और गैस कैपेसिटर्स, लेकिन यहाँ पे वी कैन उसको यूज़ करते हैं विच C2, जो हम कैपेसिटर C2 ले रहे हैं उसको हमने किया है। क्यों? क्योंकि हम उसको लॉस फ्री करना चाहते हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू हो तो R3 जो हमारे R3 है वो हमारा वैसे ही है, रेजिस्टेंस है प्लेस नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है BD। द ब्रिज इज बैलेंस बाय द वेरिंग द कैपेसिटर C4 एंड द नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। अब हमें बैलेंस को बेंस करना है तो ये जो हमारे ये लगा हुआ है नॉन इंडक्टिव कैपेसिटर रेजिस्टेंस और ये जो हमारा C4 ये वेरिएबल हैं, इनको एडजस्ट करके हम बैलेंस कंडीशन को लाते हैं और तब हमारी क्या वैल्यू मिलती है, R1 प्लस जे ओमेगा C1 R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा C2 R4 1 प्लस जे ओमेगा C4। या फिर इसे कह सकते हैं R4 हमने जब मान लिया था R1 1 अपॉन जे ओमेगा C इज इक्वल टू R3 जे ओमेगा 1 प्लस जे ओमेगा C4। अगेन R4 R1 माइनस जे R4 ओमेगा C1 इज इक्वल टू R3 R4 C4 R2 J3 R3। अब हमें क्या करना है, इमेजिनरी सारे उसमें आपको इसी ब्रिज में है, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलग अलग करेंगे तो विल गेट द R1 इज इक्वल टू R3 C4 C2 एंड C1 इज इक्वल टू C2 R4 R3। डिसिपेशन फैक्टर भी इसमें निकालते हैं, जैसे हमने इसमें डिसऑर्डर में निकाला था, D और 10 हमारा इक्वल होता है I1 R1 I ओमेगा C1 I ओमेगा C1 इज इक्वल ओमेगा C2 R2 R3 R3 R34। ये हम कैलकुलेट करते हैं। अब देख रहे हैं इसमें हमने यहाँ पे साथ में एक जो हमारे लॉसेज है उसको भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो DF हो चाहे हमारा टेंजेंट हो। तो हमने इसमें भी किया था और यहाँ पे भी किया। इस तरह से हम अपनी जो हमारी कैपेसिटेंस वैल्यू आती है उसको हम मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द दिस R1 वैल्यू। इस तरह से हम क्या करते हैं, शेयरिंग ब्रिज से दिस इज़ द लो वैल्यू मेजरमेंट। हम आपको जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो हमारा क्या है, लो वैल्यू मेजरमेंट है। एडवांटेज डिसएडवांटेज हमारे ब्रिज के हैं। अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट बाई कैलकुलेटिंग द डिसिपेशन फैक्टर फॉर्मर डेटा कैन बी रिट्रीव्ड। इट इज़ यूज फॉर द फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस अक्रॉस द ब्रिज। द कॉस्ट ऑफ शेयरिंग इज लेस कंपेयर टू अदर ब्रिज। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एयर और गैस की लेने की बात करते हैं। द बैलेंस इक्वेशन डज नॉट, ये सभी के लिए यही कॉमन है। डिसएडवांटेज यही है कि हमारा जो लो वैल्यू मेजरमेंट के लिए, हाई ब्रिज मेजरमेंट के लिए वी आर यूजिंग द अनदर सर्किट। शेयरिंग ब्रिज यूज बाय द जनरेटर्स पावर इंजन्स। इसलिए इंडस्ट्रियल में हमने आपसे पहले ही कहा था कि इंडस्ट्री में यूज़ करता है, पावर इंजन्स में, इंडस्ट्रियल नेटवर्क में हम जहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर मेजर हमारा जो परमेबिलिटी इसमें मेजर करते हैं, आपके जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उससे डायरेक्ट मेजर भी होता है। यहाँ पे वी कैन कंसीडर द स्पेसिमन, हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड तो परमेबिलिटी मेजरमेंट करने के लिए। इसके बाद एक छोटा सा डायग्राम है वो आपको दिखाते हैं। वी आर यूजिंग द स्पेसिमन कंडीशन, तो यहाँ पे हम CS पूरा कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में हमें वही मिलता है A R1 D माइनस DX। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द शेयरिंग ब्रिज वी कैन इज द आपकी परमेबिलिटी भी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द शेयरिंग ब्रिज। इसको लास्ट में हमारा जो एक ब्रिज और है वो है वेन ब्रिज। पहले ही कहा था कि फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको और एक्यूरेट मेजरमेंट करने के वी कैन कंसिडर द कैपेसिटेंस ब्रिज आल्सो। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्किट में आर्म 1 है, आर्म 2 है, आर्म 3 है, आर्म 1 आर्म 4 R3 R2 हमने लिया हुआ, जैसे इसमें करते हैं वही भी करें। बैलेंस कंडीशन लेते हैं, बैलेंस कंडीशन में हम इसमें जो आपका लेते हैं सेम वैसे लेते हैं। आर्म्स को कंसिडर करिए, R1 1 प्लस जे ओमेगा C1 R1 R3 इज इक्वल टू R2 1 माइनस जे ओमेगा C2 R4। जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास R4 R3 R2 1 प्लस मिलेगा, जो हमें लास्ट में अगर वी कैन कंसिडर ओमेगा तो ये हमारा R3 की वैल्यू हो जाएगी। लास्ट में वी कैन कंसिडर, क्योंकि वी कैन दिस इज द फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ब्रिजिंग F इज इक्वल टू 1/2 पाई C1 C2 R1 R2। इन मोस्ट ब्रिज द पैरामीटर्स आर द चूजन द R1 बाई R2। तो हम ज़्यादातर हमने क्या किया, R1 2 दैट इज योर R C1 C2 इज इक्वल टू C। तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, क्योंकि हमने C1 C2 R1 R2 लिखा है तो ये हमारे R के बराबर है और C1 C2 जो हमारा है वो C के बराबर है। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी मेजर होगी विद द हेल्प F इज इक्वल टू 1/2 पाई RC।
तो जो हमारे स्लाइडर्स होते हैं R1 R2 आर मैकेनिकली कपल्ड सेटिस्फाई द R1 इज इक्वल टू R2। इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेज़र करते हैं आपके वेन ब्रिज से। आप कैपेसिटर भी मेज़र कर सकते हैं, और हम जनरली जब इसको यूज़ करते हैं वो हम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेज़र करते हैं, और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए भी हमारा वेन ब्रिज यूज़ होता है। लेकिन हाई एक्यूरेसी का कैपेसिटर भी हम इससे मेज़र करते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कैपेसिटर मेजरमेंट के लिए भी रखा है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वेन ब्रिज, देखिए ये आप कहेंगे हर बार ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इससे क्योंकि दो चीज़ें पता चलती हैं। उस जो हम बढ़ रहे हैं ऊपर से लेके डिसऑर्डर ब्रिज से के वीन ब्रिज, वहाँ पे क्या एडवांटेज, वो कंपैरिजन और एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ करना है वो ज़्यादा ज़रूरी। सर्किट देखिए सबकी एक जैसी, चाहे आप कोई भी बनाइए, सिर्फ आप जो आर्म्स में वेरिएबल जो कंपोनेंट आप चेंज करते हैं, जो हमारे पैरामीटर चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस कंडीशन चेंज होती है। तो बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ 2 स्टेज एम्पलीफायर यहाँ पे लगा हुआ, ओवरऑल गेन ऑफ दिस ऑसिलेटर इज हाई। वेरिंग द वैल्यू C1 C2 और विद द यूज़ ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस साथ में लगा रहे हैं, तो वो भी हम वैरी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए मैक्सिमम यूज़ होता है, तो निश्चित बात वो स्टेबल कंडीशन ही देती, यानी कि अभी कुछ मेजर किया फ्रीक्वेंसी है, तभी कुछ मेजर किया, तो फ्रीक्वेंसी हमारी स्टेबल ही रहती है। सर्किट कैन नॉट जनरेट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी अभी मेगा हर्ट्ज में अगर आप कहें तो वो नहीं कर सकते हैं। 2 ट्रांजिस्टर नंबर ऑफ द इसमें नहीं दिखाया है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इसके आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी जो हमारी है, बिजनेस फ्रीक्वेंसी इन ऑडियो रेंज, लो रेंज की बात कर रहे हैं। यूज इन द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर एज द नॉच फिल्टर, इसीलिए हमने कहा था कि वी आर कंसिडर एज द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एनालाइजर्स में, इंडस्ट्री पर्पज़ में एनालाइजर्स बहुत यूज़ होते हैं। फिर यूज इन द ऑडियो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर एज द फ्रिक्वेंसी डिटरमाइनिंग डिवाइसेस। एप्लीकेशन आप देखेंगे तो इसकी बहुत वो है कि वी कैन कंसीडर दिस वेन ब्रिज इन द फ्रिक्वेंसी, नॉट इन द लो रेंज, इन द एनालाइजर पर्पज ऑल्सो एंड द ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज ऑल्सो, ऑसिलेटर्स ऑल्सो। तो इस तरह से हम वेन ब्रिज को यूज़ करते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में जो डिस्कस किया है वो कैपेसिटेंस मेजर किया है विद द हेल्प ऑफ द AC ब्रिजेस। सारे ब्रिज का कॉन्सेप्ट एक ही है, जो चीज़ आपको मेज़र करनी है, देखिए चाहे कोई भी ब्रिज हो, AC ब्रिज हो, DC ब्रिज हो, कैपेसिटेंस मेज़र करना है, इंडक्टेंस मेज़र करना, रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है, लास्ट में हम ब्रिज का सर्किट वो कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक अननोन वैल्यू को किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन दैट इज़ योर बैलेंस कंडीशन। इसी मेथड से हमने सारे ब्रिजेस की, चाहे वो कैपेसिटेंस मेज़र के हो, जिस तरह से हम मेज़र करते हैं, जो जो वैल्यूज़ हमें चाहिए उस तरह से हम मेज़र करते हैं और हम वैल्यूज़ को लेते हैं जो भी हमें चाहिए, AC चाहिए या पैरामीटर्स चाहिए या DC पैरामीटर चाहिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तो हम तीनों को मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्रिजेस। तो ये ब्रिज का चैप्टर हमारा आज ये ख़त्म हो रहा है। अब हम क्वालिटी मीटर पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।